फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द मेड प्रोजेक्ट। और आज के वीडियो में हम देखेंगे एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट के बारे में। एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट यानी एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन एक नेचुरल ड्रग है जिसे हम डायरेक्टली पेशेंट को प्रोवाइड कर नहीं सकते। क्यों प्रोवाइड कर नहीं सकते? अगर हमने पेशेंट को एट्रोपिन डायरेक्टली प्रोवाइड किया तो उसका थेरेपेटिक इफेक्ट तो दिखेगा, बट एक सिस्टम पर उसका थेरेपेटिक इफेक्ट दिखेगा तो और सिस्टम पर उसके साइड इफेक्ट दिखेंगे। इसलिए हम एट्रोपिन पेशेंट को डायरेक्टली कभी देते नहीं। बेलाडोना अल्कलाइड्स प्रोड्यूस द वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट्स। बेलाडोना अल्कलाइड्स का है मतलब कि एट्रोपिन। बेलाडोना अल्कलाइड्स कह रहे थे देज आर द पॉइजनस कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स। मतलब एट्रोपिन एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से आता है। और बेलाडोना अल्कलाइड्स कह रहे थे देज आर द पॉइजनस कंस्टिट्यूएंट, मतलब एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स के जो पॉइजनस कंस्टिट्यूएंट्स रहते हैं उसे हम बेलाडोना अल्कलाइड्स कहते हैं। और वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस द वाइड रेंज ऑफ इफेक्ट, मतलब वो हमारे बॉडी पर बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है। मोस्ट ऑफ देम हैव अ थेरेपेटिक इफेक्ट। जो भी इफेक्ट दिखाता है उनमें से कुछ थेरेपेटिक इफेक्ट है, बट दे हैव अ वेरियस साइड इफेक्ट। मतलब एक सिस्टम पर अगर वो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाता है तो आपके और सिस्टम पर वो उसके साइड इफेक्ट भी दिखा सकता है। इसलिए हम एट्रोपिन पेशेंट को डायरेक्टली देते नहीं, हम एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट देते हैं। अब एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट का है सेवरल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स आर इंट्रोड्यूस फॉर द सिलेक्टिव एक्शंस। मतलब डायरेक्टली हम एट्रोपिन दे नहीं सकते, इसलिए हम कुछ एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट मतलब जो सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक मतलब क्या? न्यू सब्सटेंसेस मेड बाय द प्रोसेसिंग ऑन नेचुरल सब्सटेंसेस। बेलाडोना अल्कलॉइड्स वो क्या है? नेचुरल सब्सटेंस है। किसका? एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स का। अगर हमने वो डायरेक्टली पेशेंट को दिया तो थेरेपेटिक इफेक्ट के साथ साथ हमें बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को आ सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या देते हैं? सेवरल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ द एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स। मतलब वो जो नेचुरल कंस्टिट्यूएंट है उस पर हम कुछ प्रोसेसिंग करेंगे और जो नया सब्सटेंस बनाएंगे उसे हम सिंथेटिक या फिर सेमी सिंथेटिक सब्सटेंसेस बोल सकते हैं। मतलब एट्रोपा बेलाडोना प्लांट्स डायरेक्टली पेशेंट का दिया तो वेरियस साइड इफेक्ट। इसलिए हम क्या करते हैं? एट्रोपा बेलाडोना प्लांट से जो एट्रोपिन मिलता है उस पर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है और उससे कुछ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे हम पेशेंट को दे सकते हैं। यानी कि उस एट्रोपिन ड्रग का जो सैचुरेशन है वो हम प्रोसेसिंग के द्वारा कुछ कम करते हैं और उसका जो साइड इफेक्ट जो दिखता है वो साइड इफेक्ट हम कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर उसका सिर्फ थेरेपेटिक इफेक्ट ही हमें दिखे, उसका साइड इफेक्ट हमें दिखे नहीं। तो ये था जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट। अभी हम एक एक करके एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट देखते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रोपिकामाइड। इट इज़ द डेरिवेटिव्स यूज ऑन द आई। Midriasis and cyclophagia produced by the atropine last for the 7 days. So tropicamide is used which have action for 6 to 24 hours. Midriasis मतलब क्या? Dilation of the pupils. And cyclophagia क्या है? Paralysis of the muscle which control the which assist in the dilation of pupil or which adjust the dilation of pupil. ये मिड्रियासिस और साइक्लोफेजिया। मिड्रियासिस मतलब डायलेशन ऑफ पीपल एंड साइक्लोफेजिया मतलब मिड्रियासिस करने वाली जो मसल होती है उनका पैरालिसिस हो जाता है। मतलब जब अगर हमने डायरेक्टली पेशेंट को एट्रोपिन दिया तो मिड्रियासिस एंड साइक्लोफेजिक प्रोड्यूस इफेक्ट वो दिखाता है और वो कितने दिन के लिए रहता है? 7 to 10 डेज। अगर 7 to 10 डेज के लिए अगर पेशेंट मिड्रियासिस कंडीशन में रहे या फिर साइक्लोफेजिया में रहे तो उसका जो विजन लॉस होने के चांसेस प्रोड्यूस हो सकते हैं। इसलिए हम डायरेक्टली एट्रोपिन इस इफेक्ट के लिए देते ही नहीं। तो हम क्या देते हैं? ट्रोपिकामाइड देते हैं। ट्रोपिकामाइड का इफेक्ट सिर्फ 6 आवर टू 24 डेज 24 आवर्स के लिए रहता है। सो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था ट्रोपिकामाइड। देन सेकंड डेरिवेटिव इज द डाइसाइक्लोमाइन। डाइसाइक्लोमाइन इज द एंटीस्पाज्मोटिक और स्पाज्मोलाइटिक। एंटीस्पाज्मोटिक मतलब क्या? टू रिलीव द इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स। और जो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स रहते हैं बॉडी के, स्पेशली इन द जीआईटी सिस्टम मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में जो इंटेस्टाइन के जो इनवॉलेंटरी मूवमेंट रहते हैं और जिसकी वजह से हमें पेट दर्द होता है, तो उसको रोकने के लिए हम डाइसाइक्लोमाइन प्रोवाइड करते हैं। दे आर यूज टू रिलीव द स्पाजम ऑफ जीआईटी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, बिलियरी ट्रैक, यूरेटर एंड यूटेरस। they also use in the irritable bowel syndrome and reduce the GIT मोटिलिटी। मतलब जो भी इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हमारे गट में या फिर इंटेस्टाइन में हो रहे हैं उसे रोकने के लिए हम डाइसाइक्लोमाइन देते हैं। देन थर्ड वन इज द पायरेनस्पाइन एंड टेलेनस्पाइन। सो पायरेनस्पाइन एंड टेलेनस्पाइन किस चीज़ में यूज़ करते हैं और किस डिसीज़ में? उसे हम पेप्टिक अल्सर में यूज़ करते हैं।
दे आर द सिलेक्टिव M1 ब्लॉकर्स, मतलब मस्कुरिनिक ब्लॉकर्स विच इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रेशंस। जैसे कि हमें पता है हमारे स्टमक में एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl रहता है, और उसके और भी सारे कंस्टिट्यूएंट है जिसे हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस का जो अगर गैस्ट्रिक जूस का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उस पेशेंट को एसिडिटी होती है, और एसिडिटी अगर ज़्यादा दिन के लिए बार बार होती रहे तो उधर अल्सर प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम गैस्ट्रिक अल्सर या फिर पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो ये पेप्टिक अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर रोकने के लिए हम पायरेनस्पाइन और टेलेस्पाइन दे सकते हैं। दे नॉट एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो दे नॉट हैव द सो दे डोंट हैव प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट। और ये जो पायरेनस्पाइन और टेलेस्पाइन ड्रग है, इसका इफेक्ट हमारे ब्रेन पर या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नहीं दिखता, क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने के एबल नहीं है। सो दे ट्राई इन पेप्टिक अल्सर। अगर हम डायरेक्टली एट्रोपिन दे पेप्टिक अल्सर में, तो एट्रोपिन गैस्ट्रिक अल्सर रोक देगा, पर साथ साथ क्या करेगा, वो हमारे ब्रेन पर साइड इफेक्ट दिखाएगा। कैसे? क्योंकि एट्रोपिन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, बट अगर हम उसका डेरिवेटिव यूज़ करें पायरेनस्पाइन और टेलेस्पाइन, उसका हमारे ब्रेन पर कुछ इफेक्ट नहीं दिख सकता, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वो इफेक्ट नहीं दिखाएगा। देन फोर्थ वन इज आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि हम यूज़ करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। व्हेन एट्रोपिन यूज इन द ब्रोंकियल अस्थमा, इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशंस एंड इंटरफेयर विद द मूवमेंट्स ऑफ सिलिया। अगर हम ब्रोंकियल अस्थमा में सीधा एट्रोपिन पेशेंट को दे देते हैं, तो वो क्या करना है, वो एट्रोपिन क्या करता है, ब्रोंकियल अस्थमा तो थोड़ी देर के लिए रोक देगा, बट क्या करेगा, जो हमारे ब्रोंकियल सिक्रेशंस है उनका थिकनेस बढ़ा देगा। अगर वो ब्रोंकियल सिक्रेशंस का अगर थिकनेस बढ़ जाएगा, तो जो सिलिया रहते हैं, सिलिया का काम क्या रहता है, जो अंदर के जो हमारा कुछ म्यूकस वगैरह जो एक्सेसिव है, उसे हम रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर भेजने का काम क्या करती है, सिलिया करती है। या फिर क्या करती है, अगर हम जब भी कुछ इनहेल करते हैं, तो अगर उसमें कुछ फॉरेन सब्सटेंसेस है तो उनको ट्रैप करने का काम है सिलिया करती है। तो उस सिलिया की जो कंटिन्यूसली मूवमेंट रहती है, वो मूवमेंट को रोक देगा अगर हमने डायरेक्टली पेशेंट को एट्रोपिन दिया तो इसलिए हम क्या, उसका एक डेरिवेटिव है जिसे हम कहते हैं आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, तो हम पेशेंट को वो प्रोवाइड करते हैं। आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड डू नॉट अफेक्ट ऑन द म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी, मतलब वो सिलिया पर एक्ट नहीं करते। व्हेन गिवन बाय इनहेलेशन इट नॉट प्रोड्यूस द एनी सिस्टमिक इफेक्ट, मतलब अगर हम आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड को अगर इनहेलेशन के थ्रू दे या फिर नेबुलाइजेशन के थ्रू दे, तो वो किसी और तरह के सिस्टमेटिक इफेक्ट को नहीं दिखाएगा। देन अनदर इम्पॉर्टेंट ड्रग इज ग्लाइकोपायरोलेट, जिसे हम यूज़ करते प्री एनेस्थेटिक एज अ प्री एनेस्थेटिक, या फिर एनेस्थेशिया देने से पहले हम ग्लाइकोपायरोलेट को यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इट रिड्यूस द सलाइवरी सिक्रेशंस, इट डज नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, सो इट नॉट एक्ट ऑन द CNS, it given intramuscular as pre-anesthetic medication to relieve the or to reduce the salivary secretions। अगर जब भी हमारा पेशेंट सर्जरी के लिए जाता है, तो सर्जरी के पहले हमें उसे कुछ मेडिकेशन या एनेस्थेशिया देना पड़ता है। और एनेस्थेशिया हम क्यों देते हैं? क्योंकि उसका जो मसल रिलैक्स हो जाए और पेशेंट को सर्जरी में कुछ सेंसेशन ना आए, इसलिए हम उसको एनेस्थेशिया देते हैं। और ग्लाइकोपायरोलेट हम प्री एनेस्थेटिक क्यों देते हैं? क्योंकि जब हम पेशेंट को एनेस्थेशिया देते हैं, तब हमने देखा, और एनेस्थेशिया के साथ साथ हम मसल रिलैक्सन देते, तो हमारे जो मसल्स है बॉडी के वो पूरे रिलैक्स हो जाते हैं। उस तरह अगर उस सिचुएशन में अगर पेशेंट का सलाइवा अगर सिगरेट होना स्टार्ट हो जाए, तो सलाइवा हमारे GIT ट्रैक में जाने की वजह से जाने के बजाय वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स में भी जा सकता है। अगर वो लंग्स में गया तो पेशेंट को एस्पिरेशन निमोनिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए वो सलाइवरी सिक्रेशंस रोकने के लिए हम पेशेंट को ग्लाइकोपायरोलेट देते हैं एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। देन 6 वन इज द बेंजोट्रोपिन, इट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द ड्रग इंड्यूस पार्किसोनिज्म। पार्किसोनिज्म एक साइकोलॉजिकल डिसीज है जिसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स और ट्रिमर्स आते हैं पेशेंट को। देन another is the oxybutynin or trospium, it used in a urinary disorders, it reduce the urinary urgency and frequency, it reduce the bladder spasm यानी कि involuntary movements, then improve the bladder capacity in urinary disorders, or it use after the any kind of urinary surgery, मतलब यूरिनरी ट्रैक की अगर कोई सर्जरी तो, और यूरिनरी ब्लैडर की अगर कोई सर्जरी, तो उसके बाद हम ये ऑक्सीब्यूटिलिन और ट्रोप्सियम
पेशेंट को देते हैं। देन अनदर ड्रग इज द हायोसाइन और हायोसाइन ब्यूटिल ब्रोमाइड 20 to 40 milligram given by orally intramuscular subcutaneous or IV route. It is less potent and longer activity than atropine. It used for the esophageal and gastrointestinal spastic condition. Example is Buscopan 10 mg tablet. मतलब जब भी किसी पेशेंट को नॉर्मल और एक्यूट पेट दर्द रहता है उस कंडीशन में हम ये ड्रग प्रोवाइड कर सकते हैं। देन अनदर इज एट्रोपिन मिथोनाइट्रेट 2.5 to 10 mg given by orally or intramuscular route. It used for the abdominal colic and hyperacidity. Example is Midridone 1 mg in adult and 0.1 mg in children. Then tiotropium bromide, they bind with the M1 and M3 muscarinic receptor. They produce the long lasting bronchodilation. इसे भी हम अस्थमा में यूज़ कर सकते हैं टायोट्रोपियम ब्रोमाइड को। देन isopropamide 5 mg given by oral route. It given in the hyperacidity, then nervous dysphagia, JIT problems. Example is tablet Gastabid 5 mg and tablet Stelabid 5 mg. Then climotropin bromide, it is the anticholinergic and antispasmodic drug. It used to treat the abdominal pain and loose motions. Then another drug is the oxyphenonium 5 to 10 mg used in the adult and 3 to 5 mg used in the children. It is the recommended for the peptic ulcer and JIT hypermobility or hypermobility. And then उसका एग्जाम्पल है टैबलेट एंट्रानिल 5 to 10 mg. Then last one drug is the क्लिडिनियम 2.5 to 5 mg given by oral route. It used to treat the nervous dysphagia, gastritis, irritable bowel syndrome, colic and peptic ulcer. तो ये 14 हमने देखे हैं एट्रोपिन के सब्स्टिट्यूट जिसे हम पेशेंट्स को देते हैं डिफरेंट कंडीशन में। अगर हमने डायरेक्टली एट्रोपिन प्रोवाइड किया तो वो थेरेपेटिक इफेक्ट दिखाएगा, साथ ही साथ में बहुत सारे साइड इफेक्ट भी दिखाएगा। वो साइड इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए हम कुछ एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट प्रोवाइड करते हैं और उसके एग्जाम्पल है 14 एग्जाम्पल है। 5 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मेकोलॉजी में पूछा जाता है BSc नर्सिंग के एग्जाम में। इनलिस्ट द एनी 5 एट्रोपिन सब्स्टिट्यूट विद देयर यूजेस एंड एट्रोपिन के साइड इफेक्ट भी पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।